हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस को कवर करेंगे। हम इसे पार्ट्स में समझेंगे। ओके, डिटेल में मैं सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करूँगी। मैं आपको डिटेल में एक एक मोड्स ऑफ एंट्री के बारे में बताऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। और हाँ, अपने सजेशन कुछ हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस क्या मतलब है? अगर हम हिंदी में समझे इजी लैंग्वेज में तो मतलब है किन तरीकों या रास्तों से एक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस या फिर इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है। यही हम आज देखने वाले हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने से पहले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फैक्टर्स की क्या करनी पड़ती है? केयरफुल एनालिसिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एनालिसिस करनी पड़ती है। मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट पे भी बताया था कि एक बिजनेस को किसी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है उसकी केयरफुल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो उसको तो इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में कवर करना है, इसीलिए उसको इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो क्यों एनालिसिस करनी पड़ती है? क्यों करती है बिजनेस एक एनालिसिस? क्योंकि बिजनेस को हेल्प मिल सके चूज़ करने में कि कहाँ और कौन से मार्केट या फिर कौन से तरीके से वो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करेगी जिससे कि उस बिज़नेस को क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगी। बेनिफिट के लिए ही करती है बिज़नेस ये काम, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करती है अपने बिज़नेस को। इसीलिए वो देखती है कि कौन से रास्ते से उसको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगी। ओके, तो क्या है ये फैक्टर्स? चलिए देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा एक बिज़नेस को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने में देखना होता है। ओके, तो क्या क्या है? कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर। सबसे पहले वो एक बिज़नेस जो होती है कंट्री रिलेटेड फैक्टर्स को देखती है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अलग अलग रूल रेगुलेशंस होती है, लॉज होते हैं। इसीलिए कंट्री रिलेटेड फैक्टर्स देखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री की जो लॉज है वो दूसरे कंट्री में भी अप्लाई हो। अलग अलग कंट्री की अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन कैसी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में वो बिज़नेस करने जा रही है, वो उसकी वहाँ की इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशनल कैसी है, वहाँ की प्रॉपर्टी राइट्स और लीगल फ्रेमवर्क कैसे हैं, वहाँ की पॉलिटिकल जो फैक्टर्स है वो क्या है, और कल्चरल फैक्टर। हर जगह की कल्चर अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी देश में एक चीज़ को अच्छा माना जाए तो दूसरे कंट्री में उसे अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा होता है। ओके, जैसे कि हमारे इंडियन में जो ट्रेडिशनल वेयर है, शादी या कुछ अच्छे कामों के लिए, शगुन के लिए, उसमें रेड को अच्छा माना जाता है तो कहीं पे वाइट को अच्छा माना जाता है। ओके, तो इसी तरह से अपनी अलग अलग कल्चर होती है। तो ये हो गई कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स, तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर में देखना होता है कि वहाँ की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ की इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, वहाँ पे कैसी एंट्री और एग्जिट्स बैरियर्स हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इंडस्ट्रियल रिलेटेड, और वहाँ की जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वहाँ पे कैसी अनसर्टेनिटी है या पॉसिबिलिटी कैसी है, वहाँ की जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये भी देखनी पड़ती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट को कवर करना चाहती है। ओके, अब इसके बाद इंडस्ट्री बड़ी थी, फर्म उसके बाद आएगी। फर्म अब छोटी से छोटी स्पेसिफिक होती जा रही है, ध्यान रखिएगा। फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स में क्या देखना होता है कि रिसोर्सेज कितने चाहिए फर्म्स के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या है, ऑब्जेक्टिव और गोल्स क्या है वहाँ की। ओके, एक्सपीरियंस भी फर्म की होनी चाहिए वहाँ की मार्केट रिलेटेड। ओके, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर अब प्रोजेक्ट से कंसंट्रेट हो गई है। देखिए छोटी होती जा रही है, अब प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक तक आ गई है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या है? साइज ऑफ प्रोजेक्ट कितनी होनी चाहिए, एक मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट में कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ये देखना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन देखना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और लेबर जो कि मैन रिसोर्सेज है, इसे भी देखना, ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। ओके, तो ये तो हो गई सारी फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी मोड्स हैं
जिसके थ्रू एंट्री करती है एक कंपनी अपने बिजनेस को एंट्री करती है कहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके, चलिए देखते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट। क्या क्या मोड्स हैं? एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर, आउटसोर्सिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, लाइसेंसिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या करती है एक बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेती है। तो आज हम एक्सपोर्टिंग को देखेंगे, बाकी को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके, चलिए मैं धीरे धीरे ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको डिटेल में हर पॉइंट को क्लियर करूँगी यहाँ पे। चलिए अब हम एक्सपोर्टिंग को देखते हैं। एक्सपोर्टिंग क्या है? एक्सपोर्टिंग मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो क्या है एक्सपोर्टिंग का मतलब कि एक कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना, दूसरे कंट्री तक पहुंचाना, वहाँ की मार्केट तक पहुंचाना और फॉरेन कंट्रीज़ की मार्केट में अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना और उस इंटरनेशनल मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना। तो यह है एक्सपोर्टिंग का मतलब। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अगर आप लेंगे तो एग्जांपल कि सबसे ज़्यादा इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती है, तो वो प्रोसेस्ड पेट्रोलियम है। क्या एक्सपोर्ट करती है इंडिया सबसे ज़्यादा? प्रोसेस्ड पेट्रोलियम ऑयल। ओके, पेट्रोलियम ऑयल। ओके, सबसे ज़्यादा इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती है? प्रोसेस्ड पेट्रोलियम ऑयल। तो इसी तरह इंडिया बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि डायमंड्स हो गए या फिर अगर आप ले लो तो ड्रग्स, बहुत तरीके के ऐसे दवाइयाँ हो गई जो इंडिया से विदेशों में जाती है, दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट्स में जाती हैं। या फिर आप कह लो स्पाइसेस हो गए, बहुत सारे मसाले जो हैं वो इंडिया में ही मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इंडिया क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट करना मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सामान को पहुंचाना। ये सबसे ईजीएस्ट वे है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का, इसीलिए बहुत सारी कंपनी इसी मेथड्स को चुनती है और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। बहुत बार क्वेश्चन भी आ गए हैं यहाँ से। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल वे है, सबसे पहले सबसे ईजी वे है एक इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का। ओके, तो एक्सपोर्टिंग में आपको बताइए कि सेल करती है एक जो होम कंट्री से प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरे कंट्री में। ओके, तो इससे क्या होता है? एक्सपोर्टिंग से एक फ़ायदा ये होता है कि बिज़नेस जो रहती है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे कंट्री की अगर वो कुछ इस्टेब्लिश ना करे, वहाँ पे वो सेटअप ना करे अपने जो ब्रांचेस है, तो भी उसके लिए चल जाता है। एक्सपोर्टिंग में कोई नीड नहीं होती अपने ब्रांचेस को सेटअप करने के लिए दूसरे कंट्री में। ओके, तो सेलर को क्या कहते हैं हम लोग? सेलर को एक्सपोर्टर कहते हैं और बायर्स को इम्पोर्टर कहते हैं। ओके, ये आपको पता ही होगा, ईजी है। चलिए टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टिंग देखेंगे हम। तो एक्सपोर्टिंग के क्या क्या टाइप्स हैं? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। दो तरीके की एक्सपोर्टिंग होती है, डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब कंपनी डायरेक्टली फॉरेन या इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली डील नहीं करती। कंपनी क्या करती है? डायरेक्टली फॉरेन मार्केट के कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं करती। कंपनी क्या करती है? इंटरमीडिएटरी थ्रू करती है। किसके थ्रू करती है? इंटरमीडिएट। ओके, क्या करती है? इंटरमीडिएटरी के थ्रू करती है। ओके, मतलब क्या होता है? एक मर्चेंट्स एक्सपोर्टर या फिर एक्सपोर्ट हाउसेस होती हैं जहाँ पे क्या करती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने जो सामान होते हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर को देती है, डिलीवर करती है, और मर्चेंट एक्सपोर्टर ही फॉरेन मार्केट की जो मार्केट्स रहती है वहाँ पे अपने उसके सामान को, उस कंपनी के सामान को कस्टमर तक पहुँचाती है। ओके, तो जब कस्टमर से वो डायरेक्टली डील नहीं करना चाहती तो क्या करती है? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग को चुनती है। जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग होती है इनडायरेक्ट में, वो क्या होती है? इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। और मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्टर होते हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। ओके, उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो इंटरमीडिएटरी के थ्रू जो फॉरेन मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। वहाँ के कस्टमर की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इंटरमीडिएटरी के थ्रू वो जो एक्सपोर्टर होते हैं उन्हें मिलती है। जो कंपनी होती है उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलती है? इंटरमीडिएटरी के थ्रू मिलती है। कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है? कंट्रोल भी जो रहता है पैकेजिंग, प्राइसिंग और प्रमोशन का, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के हाथ में नहीं होता, वो इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही होता है। ओके, और मैन्युफैक्चर जो रहता है वो
रेपुटेशन ओवरसीज़ मार्केट में अर्न नहीं करती है, बल्कि कौन करता है, इंटरमीडिएटरी को रेपुटेशन मिलता है। अगर कुछ ऐसा बेनिफिट हो, गुडविल कुछ अर्न करना हो, तो सारे बेनिफिट इंटरमीडिएटरी को मिलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर को वैसे कोई वहाँ पे डायरेक्टली पहचानता नहीं है, वो इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही पहचानते हैं। ओके, रिस्क क्या है, रिस्क भी कम है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क से उसको बेयर करना होता है, क्योंकि वो इंटरमीडिएटरी के थ्रू करती है। ओके, और मैन्युफैक्चरर के पास क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो वो इस मेथड के थ्रू जाती है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के थ्रू जाती है। ओके, तो मैन्युफैक्चर अगर के पास अगर सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेयर कर सकती है, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कर सकती है, तो वो क्या करेगी, वो इंटरमीडिएटरी को यूज़ करेगी, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग को यूज़ करेगी। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे एक और फ़ायदा भी है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करनी रहती है, उन्हें कोई मार्केटिंग करनी नहीं होती। मार्केटिंग का काम सारा कौन देखता है, इंटरमीडिएटरी चैनल्स देखते हैं। ओके, और ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है वो स्मॉल बिजनेस फर्म के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम करनी होती है। ओके, उनके लिए ये सूटेबल होती है। तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग अब हम समझेंगे। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मतलब डायरेक्टली सेल करना। कंपनी फॉरेन मार्केट या कस्टमर से डायरेक्टली डील करती है, कोई इंटरमीडिएटरी या मिडिलमैन इसमें नहीं होता। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है, इसलिए करती है कि कंपनी डायरेक्टली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है फॉरेन मार्केट के कस्टमर से। कंपनी या तो बिजनेस टू बिजनेस B2B या तो B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। ओके, क्योंकि कंपनी को प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ओके, तो इसमें क्या होती है, स्पेशलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर तरफ कंपनी को नज़र रखना पड़ता है। और ये किसके लिए अप्रोप्रिएट है, लार्ज बिजनेस हाउसेस के लिए सूटेबल है। क्यों सूटेबल है, क्योंकि ये उनके पास क्या होती है, फिजिकल और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लार्ज हाउसेस के लिए, लार्ज बिजनेस हाउसेस के लिए अप्रोप्रिएट है। ओके, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग किसके लिए अप्रोप्रिएट है, लार्ज बिजनेस हाउसेस के लिए। क्यों अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उनके पास फिजिकल और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो इसीलिए उनके लिए ही अप्रोप्रिएट है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग से फ़ायदा क्या है, उन्हें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली डील करते होते थे कस्टमर से, फॉरेन कस्टमर से, इसीलिए उनको जो है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिलती है, किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू नहीं मिलती। कंट्रोल भी उनका डायरेक्ट होता है, वो पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन और आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी जो भी फंक्शंस हैं इन पर एक्सपोर्टर्स का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली कंट्रोल होता है। और जो गुडविल अर्न करते हैं वो भी डायरेक्ट उन्हीं को मिलता है, एक्सपोर्टर को, मतलब किसी इंटरमीडिएटरी को नहीं मिलता है, डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि प्रोडक्शन और मार्केटिंग रिस्क इसमें होती है, और बहुत सारी बेनिफिट्स भी उन्हें मिलती है, इनकम टैक्स की तरह इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलती हैं। ओवरहेड्स लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है, जैसे कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड उन्हें बेयर करनी पड़ती है। ओके, और ये सिर्फ मैंने जैसे बताया आपको, लार्ज जो स्केल एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट होती है। ओके, चलिए, तो ये हो गई एक्सपोर्टिंग की। हम अब एडवांटेज देखेंगे, क्या एडवांटेजेस है एक्सपोर्टिंग की। तो एक्सपोर्टिंग में जो बिजनेस रिस्क रहती है वो लो रहती है, अगर क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड है एक्सपोर्ट करना सिर्फ। ओके, इसीलिए इसमें रिस्क बहुत कम होता है, कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है बिजनेसेस को, इसीलिए इसमें रिस्क कम होता है। नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। फॉरेन जो लीगैलिटीज़ है, वहाँ की जो फैक्टर्स है, बहुत सारी जो प्रोडक्शन के रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो नहीं करना पड़ता, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रांचेस वहाँ पर सेटअप नहीं करने की ज़रूरत होती है। फास्ट एंट्री इनटू इंटरनेशनल मार्केट। एक्सपोर्टिंग सबसे इजी मेथड है बिजनेस में इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने का। ओके, ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है एक एक्सपोर्टिंग कंपनी के लिए मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो डिसएडवांटेज क्या क्या हैं एक्सपोर्टिंग के, क्योंकि इसमें लिमिटेड कंट्रोल होती है, एक्सपोर्टर्स के पास लिमिटेड कंट्रोल होती है मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट, ज़्यादा उन्हें नॉलेज भी नहीं होती इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पड़ते हैं, माल की सप्लाई करनी पड़ती है, सामानों की सप्लाई करनी पड़ती है, इसीलिए बहुत सारी उन्हें
टैक्सेस भी, सर्विसेज भी पे करनी पड़ती है, टैरिफ्स भी पे करने पड़ते हैं। अगर एक्सपोर्टिंग में कंपनी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं होता, ओके, क्योंकि बहुत बार इंटरमीडिएट के थ्रू ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ब्रांचेस सेटअप नहीं किए हैं, इसीलिए जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्हें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो क्या होता है, उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है फॉरेन मार्केट के बारे में, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिससे कि उन्हें कॉम्पिटिटिव पोजीशन मिल सके अब्रॉड में। ओके, मार्केटिंग मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता उस मार्केट के बारे में, लोकल जो टेस्ट है, लोकल क्या वो प्रेफर करते हैं, इसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इसीलिए हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट को उस हिसाब से ढाल ना पाए, तो हो सकता है उनके प्रोडक्ट धीरे धीरे कर वो उनकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी घट जाए। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग और भी जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस हैं, एक्विजिशन, मर्जर, सारे को हम कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।